हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 18 सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी के रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको कवर करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। इन शॉर्ट गाइज, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। यहां पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज को कवर किया जाता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज कवर की जाती है। एंड जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग न्यूज को भी कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पेपर 2 के कुछ टॉपिक्स और ये पेपर 3 के कुछ टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। आज पेपर 1 से रिलेटेड कोई न्यूज नहीं आई है तो पेपर 1 को हम लोग नहीं कवर करेंगे। एंड करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा चैनल का नाम है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी सेम नाम से ही एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आप चाहें तो मुझे फेसबुक पर मेरे नाम को सर्च करके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। पेपर 1 से रिलेटेड आज कोई न्यूज नहीं है, पेपर 2 से रिलेटेड हम लोग न्यूज को स्टार्ट कर रहे हैं। पहली न्यूज जो आ रही है ये एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020 से रिलेटेड देखने को मिल रही है। अभी रिसेंटली पार्लियामेंट ने इस बिल को पास कर दिया है। अब ये कानून हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इस कानून के अंदर क्या क्या है तो ये हम लोग देखेंगे। तो ये कानून नियंत्रण रखेगा, रेगुलेट करेगा जितने भी सिविल एयरक्राफ्ट होते हैं। सिविल एयरक्राफ्ट यानी कि ऐसे एयरक्राफ्ट जिस पर यात्री यात्रा करते हैं। यहां पर उन एयरक्राफ्ट की बात नहीं हो रही है जो एयरक्राफ्ट हमारी फोर्सेज यूज करती हैं, जो हमारी इंडियन एयरफोर्स, नेवल फोर्स, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं, जो वो एयरक्राफ्ट यूज करती हैं, उस पर नियंत्रण करने की बात नहीं हो रही है। सिविल एयरक्राफ्ट को नियंत्रित करने पर यह कानून हम लोग को देखने को मिल रहा है। जितने भी ये एयरक्राफ्ट हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनका पोजीशन यानी कि कब्जा किस कंपनी का होगा वो एयरक्राफ्ट, राइट, उनका कब्जे को लेकर, उनके उपयोग को लेकर, उनके ऑपरेशन को लेकर, उनकी बिक्री, उनके इंपोर्ट, उनके एक्सपोर्ट को लेकर, पूरी चीजों के ऊपर नियंत्रण रखने को लेकर ये कानून हम लोग को देखने को मिल रहा है। और इवन इसके अंदर एरोड्रोम्स के लाइसेंसिंग का भी नियंत्रण की बात की गई है, यानी कि एरोड्रोम्स यानी कि हवाई अड्डे, जो हवाई अड्डे होते हैं उसके लाइसेंस पर भी नियंत्रण रखा जाएगा इस कानून के तहत। इस कानून के फीचर की बात करें, यहां पर स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड किया जाएगा रेगुलेटरी बॉडीज को जो कि नियंत्रण रखेंगी, जैसे कि डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस का दर्जा मिल रहा है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। तो ये 3 बॉडीज हैं जो कि नियंत्रण रखने का काम करेगी इन एयरक्राफ्ट के ऊपर, यानी कि देखने का काम करेगी कि क्या सही है कि नहीं है, जैसे कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर है कि नहीं है, कहीं कोई लूप होल तो नहीं है जिसके चलते यात्रियों की जान जा सकती है या फिर यात्रियों की जान पर खतरा जो है वो आ सकता है। तो ऐसे कोई भी इश्यूज उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए, उस पर नियंत्रण रखने के लिए ये 3 बॉडीज जो है वो काम करेंगी। एक एक करके देख लेते हैं इनके पास क्या क्या पावर्स होने वाली है। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इस बिल के अंडर जो भी इनको कार्य दिए जाएंगे निरीक्षण के, रेगुलेटरी फंक्शंस के, निगरानी रखने के, तो उसके अकॉर्डिंग ये काम करेंगे। और बीसीएएस की बात करें, नाम से ही सामने आ रहा है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, तो ये सिक्योरिटी के मुद्दों पर काम करेंगे, उस पर निगरानी रखेंगे कि कोई ऐसी लूप होल तो नहीं है एयरक्राफ्ट के अंदर जिसके चलते पैसेंजर्स की जान को खतरा हो सकता है। एआईबी की अगर हम लोग बात करें तो इसके भी नाम से पूरी चीज क्लियर हो रही है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। कहीं पर भी एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उस पर इन्वेस्टिगेट करने की ये बॉडी हम लोग को देखने को मिलती है, उस पर देखेगी कि क्या प्रॉब्लम आई जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ या इशू हुए कोई भी, राइट। इसके अलावा जो भी व्यक्ति उल्लंघन करते हैं, जो भी एविएशन इंडस्ट्री के जो प्लेयर्स होते हैं, जो एविएशन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इसके सेल्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इन सब में इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो अगर इस बिल का उल्लंघन करेंगे तो उनको 1 करोड़ रुपए फाइन भरना पड़ेगा। क्योंकि अब यहां पर यह भी बताया गया कि फाइन अमाउंट जो है उल्लंघन के लिए वो 10 लाख रुपए पहले था, उसको बढ़ाकर अब 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर यहां पर होने वाली है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उनको लगता है तो वो, यानी कि उनको लगता है कि इस बिल के तहत कोई इंडिविजुअल जो है वो उस बिल के प्रोविजन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस सामने वाले व्यक्ति का, ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का जो है वो लाइसेंस रद्द कर सकती है। उनका लाइसेंस सर्टिफिकेट या उनके अप्रूवल जो है वो हटाए जा सकते हैं, रद्द किए जा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें एग्जेम्पशन दे रखी है नेवल, मिलिट्री और एयरफोर्स को, और साथ ही साथ यहां पर एग्जेम्पशन को भी एक्सपेंड कर दिया गया है कि अगर किसी भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस, इन तीनों के अलावा अगर हमारी कोई भी आर्म्ड फोर्सेस
के उपयोग के लिए या आर्म फोर्सेस ही अगर किसी एयरक्राफ्ट का उपयोग करती है तो उसको इस बिल के अंदर जो है वो नहीं रखा जाएगा, यानी कि एग्जेम्पशन मिला हुआ है। यानी कि ये जो हमारी आर्म फोर्सेस है उनको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं इस बिल के रूल्स को, उनके लिए कुछ अलग डिफरेंट रूल्स हम लोग को आर्म फोर्सेस के देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इस कानून से रिलेटेड। होपफुली आपको पूरी चीज क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़े तो लोकसभा के अंदर पास हो गया है सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट बिल 2020। तो इनकी सैलरी वगैरह जो है वो अब घटाई जा रही है एमपी की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। तो इसके अंदर अमेंड किया गया है सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954 को, जिसके तहत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी 30% तक रिड्यूस कर दी गई है। इसके अलावा दूसरा अमेंडमेंट मिनिस्टर्स के लिए हुआ है सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स एक्ट 1952, जिसके तहत इनकी भी जो सैलरी है वो भी 30% तक रिड्यूस कर दी गई है। इसके अलावा रूल्स जो कि हम लोग को 1954 एक्ट के तहत देखने को मिलते थे, जिसमें कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, तो वो अलाउंसेस भी जो है वो रिड्यूस कर दिए गए हैं 1 सालों के लिए। तो ये 1 साल के पीरियड के लिए ये रिडक्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है। और इसमें जो अलाउंसेस इंक्लूडेड है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस, ऑफिस एक्सपेंस अलाउंस, ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं। और 1 साल के पीरियड के लिए किया गया है और ये लागू हुआ है 1 अप्रैल 2020 से। तो ये चीज हम लोग को यहां पर नजर आ रही है। और कोरोना वायरस के समय पर अभी इकोनॉमिक बर्डन, जो फाइनेंशियल बर्डन अभी सरकार के ऊपर देखने को मिल रहा है, उसको थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए, थोड़ी राहत पाने के लिए ये कदम जो है वो उठाया गया है इस प्रकार का। तो इसकी एक जनरल आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा आप तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विसेज की, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड भी पता होनी चाहिए कि क्या मेथड होते हैं जिसके चलते सैलरीज वगैरह को सेट किया जाता है, यानी कि कितनी सैलरी होगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, उसको किस मेथड के थ्रू सेट किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, आर्टिकल 106 आपको याद रखना है। आर्टिकल 106 पावर देता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कि वो खुद ब खुद अपनी सैलरी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं कि उनको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। बट ये एक कानून के थ्रू ही हो पाएगी, यानी कि एक कानून को लाकर, एक बिल को लाकर फिर उसको पास करके एक कानून बनाकर ही ये पॉसिबल हो पाएगा। और 1985 में पार्लियामेंट ने एक कानून को लागू किया था जिसके तहत वो खुद ब खुद जो है वो अपनी सैलरी को सेट कर सकते हैं, यानी कि सैलरी जो है वो रख सकते हैं कि इतनी सैलरी होने वाली है, और साथ ही साथ समय समय पर उसको रिवाइज भी कर सकते हैं, राइट। और 2018 तक पीरियोडिकली जो है ये इस प्रकार के कानून पास होते थे, यानी कि जब भी उनको लगता था तो वो अपने हिसाब से जो है ये कानून को लेकर आते थे अपनी सैलरी को इंक्रीज करने के पर्पस के लिए या अपने अलाउंसेस को बढ़ाने के पर्पस के लिए, राइट। बट 2018 के बाद फाइनेंस एक्ट 2018 आया जिसने प्रोवाइड किया कि जो भी सैलरी होगी, डेली अलाउंसेस होगा, पेंशन होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, वो हर 5 सालों में इंक्रीज किया जाएगा और ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के ऊपर बेस्ड किया जाएगा, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड कराती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको याद रखने की। 2018 से पहले तक एमपी जो है वो कभी भी अपने हिसाब से ये कानून को प्रस्तुत करके अपनी सैलरी को बढ़ा देते थे, अलाउंसेस बढ़ा लेते थे। बट उसके बाद ये फाइनेंस एक्ट 2018 आया जिसके तहत बार सेट कर दिया गया कि 5 साल होंगे, 5 सालों के बाद ही जो है वो सैलरी को या अलाउंसेस को बढ़ाया जाएगा, बट वो डिपेंड करेगा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के ऊपर। तो इस पर ये डिपेंड करेगा, महंगाई सूचकांक पर, इस पर आधारित होगा ये पूरा का पूरा इनकी सैलरी स्ट्रक्चर, राइट। इसी के ऊपर बेस ये सैलरी स्ट्रक्चर इनकी बनाई जाएगी और हर 5 सालों के बाद ही इसका रिवीजन हो गया। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको ये पूरी चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। सिर्फ इतनी सी चीज आपको याद रखनी है इससे रिलेटेड। अब बात करेंगे एसेंशियल कमोडिटीज बिल के बारे में। तो ये अभी बिल पास हो गया है वॉइस वोट के थ्रू, ध्वनि मत के थ्रू ये बिल जो है वो पास हुआ है। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि वॉइस वोट जो है वो क्या होता है, और मैं चाहूंगा कि आप इसकी प्रॉपर स्टैंडर्ड बुक में जो डेफिनेशन दी गई है वो डेफिनेशन नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखें। आपकी अंडरस्टैंडिंग, मुझे पता है वॉइस वोट सभी लोग जानते हैं वॉइस वोट होता क्या है, राइट। काफी इजी सा ये टॉपिक है, बट मैं चाह रहा हूं कि प्रॉपर जो बुक्स में डेफिनेशन लिखी है वो आप याद रखें और नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखें, ठीक है। और ये बिल जो है जो लोकसभा ने पास किया है वॉइस वोट के थ्रू, तो ये एक ऑर्डिनेंस जो कि जून में आया था जिसके बारे में अपन ने पढ़ा भी था, एसेंशियल कमोडिटी का ऑर्डिनेंस था वो। तो इस ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करेगा जो कि कोरोना वायरस के समय पे आया था, लॉकडाउन के समय पे हम लोग को देखने को मिला था, राइट। तो ये बिल के क्या क्या फीचर्स हैं तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो बिल डीरेगुलेट करेगा, डीरेगुलेट का मतलब नियंत्रण मुक्त करेगा किन चीजों को, तो जितने भी फूड स्टफ्स होते हैं, फूड स्टफ्स यानी कि जिसमें इंक्लूडेड है अनाज, दाल, खाद, तेल, प्याज और इस प्रकार के काफी सारे खाद्य पदार्थ, फूड स्टफ्स, तो इनके प्रोडक्शन पर, इनके स्टोरेज पर, इनके मूवमेंट पर, इनके सेल्स पर, राइट। तो ये डीरेगुलेशन किया जाएगा, यानी कि सरकार जो है वो इनके ऊपर अब नियंत्रण नहीं रखेगी। बट कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस जब आएंगे तब उस समय सरकार का नियंत्रण होगा
इन फूड स्टफ्स के ऊपर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस की अगर हम लोग बात करें तो वो क्या क्या है, जैसे कि अगर कभी युद्ध होता है, वॉर होता है, अकाल पड़ जाता है, एकदम से अगर प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, या फिर कभी कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है जैसे कि कोरोना वायरस जैसी, राइट, डिजास्टर वगैरह इस प्रकार का अगर कुछ आता है, तो उस समय सरकार जो है वो नियंत्रण करेगी, रेगुलेशन रखेगी। उसके अलावा रेगुलेशन मुक्त जो है वो कर दिया गया है, नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है इन फूड स्टफ्स को। इसके अलावा एक व्यक्ति अपने पास कितना स्टॉक रख सकता है, तो इसके अंदर बताया गया है कि जो स्टॉक की लिमिट जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की वो डिसाइड की जाएगी प्राइस राइज के ऊपर, यानी कि कितनी उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की कीमत बढ़ती है, उस कृषि उपज की कितनी कीमत बढ़ती है, उसके ऊपर यह डिसाइड किया जाएगा कि कितना स्टॉक जो है वेयर हाउस के अंदर रखना है। और स्टॉक लिमिट के अंदर बताया जा रहा है ये तभी जो है वो इंपोज किया जाएगा, तभी लागू किया जाएगा जब अगर पहली कंडीशन में लगता है कि एक हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस की 100% कीमत जो है वो बढ़ जाती है उसके रिटेल प्राइस की, यानी कि जैसे मान के चलो कि एक सब्जी जो है वो 10 रुपए किलो की मिल रही है, ठीक है, एक सब्जी, और उसकी कीमत 20 रुपए किलो हो जाती, तब उस समय वो स्टॉक लिमिट जो है वो इंपोज की जाएगी, राइट, कि कितना स्टॉक जो है वो रखना है। दूसरी बात, 50% अगर इंक्रीज हो जाता है नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की, जैसे कि गेहूं, नॉन पेरिशेबल का मतलब क्या होता है, जो जल्दी सड़ता नहीं है, राइट, दो गेहूं है तो गेहूं जो है वो जल्दी सड़ेगा नहीं, तो अब ऐसे जो नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट होते हैं तो उनकी अगर कीमत 50% बढ़ जाती है, जैसे कि 10 रुपए किलो का भी मिल रहा है, अगर वो 15 रुपए किलो मिलने लगेगा, तब फिर ये स्टॉक लिमिट जो है वो सेट की जाएगी। तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। और ये कैसे कैलकुलेट की जाएगी, पूरी ओवरऑल चीजें, यानी कि ये प्राइस लेवल किस प्रकार से कैलकुलेट भी किया जाएगा, तो ये चीज बताई जा रही है कि जो प्राइस होगा पिछले 12 महीनों में अगर प्राइस में बढ़ोतरी होगी तो पहली कंडीशन है, या फिर पिछले 5 सालों का एवरेज निकाला जाएगा, आज की रेट से पिछले 5 सालों का एवरेज और आज की रेट से पिछले 12 महीनों की प्राइस देखी जाएगी, यानी कि 12 महीने पहले वो प्राइस जो था वो प्रोडक्ट का कितना था, और इन दोनों में से जिसका भी प्राइस कम होगा उसको जो है वो चूज किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है वो स्टॉक लिमिट सेट करने के ऊपर बात की जा रही है, यानी कि स्टॉक लिमिट तभी इंपोज की जाएगी जब ये पहले तो ये दो कंडीशन आएंगी कि जो प्राइस है वो 100% राइज होंगे हॉर्टिकल्चर के, और नॉन पेरिशेबल कमोडिटीज के अगर 50% राइज होते हैं तब स्टॉक लिमिट सेट की जाएगी। और स्टॉक लिमिट कैसे कैलकुलेट की जाएगी और वो प्राइस को कैसे कैलकुलेट किया जाएगी कि प्राइस जो है वो बड़ा है, तो आज की रेट से अगर प्राइस पिछले 5 सालों में के एवरेज की अगर हम लोग बात करें तो उससे अगर बढ़ा हुआ नजर आएगा तो वो एक कंडीशन है। और दूसरा एक कंडीशन है कि पिछले 12 महीने पहले क्या, यानी कि आज के महीने पे, जैसे अभी जो सितंबर चल रहा है तो पिछले साल सितंबर में कितनी कीमत थी उस कमोडिटी की, उसको देखा जाएगा, और इन दोनों में से जो भी कम होंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा प्राइस, और उस पर जो है वो देखा जाएगा कि अगर प्राइस डबल हो जाता है तो फिर यहां पर स्टॉक लिमिट जो है वो इंपोज कर दी जाएगी, लगा दी जाएगी, ठीक है। तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहां पर पावर बताई जा रही है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के तहत काफी सारी पावर है, जैसे कि वो अपने हिसाब से बता सकते हैं कि कौन सी कमोडिटी एसेंशियल कमोडिटी की लिस्ट में आएगी, यानी कि एसेंशियल कमोडिटी की लिस्ट जो है वो प्रोवाइड कराने का काम जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पर रेगुलेट कर सकती है, बैन कर सकती है किसी एसेंशियल कमोडिटी के प्रोडक्शन को, उसके सप्लाई को, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को, उसके ट्रेड, उसके कॉमर्स को। ये वाली चीज यहां पर देखने को मिल रही है। अच्छा गाइस देखो, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमने देखा कि ये कुछ इस प्रकार की चीजें लाई जा रही है, और उसके बेनिफिट्स में भी जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो ये जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनसे डर जो है वो हट जाएगा कि सरकार जो है वो किसी प्रकार का रेगुलेशन नहीं करेगी, इंटरफेरेंस नहीं करेगी उनके बिजनेस ऑपरेशन के ऊपर। तो इसलिए वो जितने भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा इसमें फार्मिंग या एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है वो ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाएंगे अपना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी और प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट होगा फार्मिंग सेक्टर के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, और इनको फ्रीडम मिल जाएगी कि अपने हिसाब से प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, राइट, उसको जमा करके रख सकते हैं, उसको अपने हिसाब से जो है वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये सब चीजें हैं, राइट। इसके अलावा जो कोल्ड स्टोरेज वगैरह जो है और फूड सप्लाई चेन का मॉडर्नाइजेशन, इस पर भी जो है वो काफी ग्रोथ हो जाएगी इन सब एरियाज पर भी, राइट। तो ये सब तो अच्छी बातें हैं, बट मेरा आपको मैं एक पर्सनल ओपिनियन दूं तो देखिएगा आने वाले समय में बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। द रीजन बीइंग इज कि हमारी कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जमाखोरी की समस्या जो है वो पहले भी काफी ज्यादा थी। पहले भी ऐसी कालाबाजारी हुआ करती थी कि लोग बाग जो है वो अपने पास एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को जमा करके रख लेते थे, अपने पास स्टॉक जो है वो उसका भरपूर तरीके से रख लेते थे, और जैसे ही प्राइस इंक्रीज होता था तो उस समय जो है ये स्टॉक जो है वो रिलीज करते थे। अभी तो यहां पर 100% और 50% के इंक्रीज पर बात हो रही है, राइट। तो अगर एक पर्टिकुलर एक कंपनी मान के चलो, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, कंपनी आ जाएगी, तो एक कंपनी अगर अपने पास जमाखोरी कर लेती है, आज की रेट में 10 रुपए किलो अगर प्राइस चल रहा है, राइट, और ये अपने पास जमा करके रखेगी और वेट करेगी कि प्राइस जो है वो 11 रुपए किलो हो, क्योंकि ये जमा कर लेंगे तो क्या होगा, सप्लाई नहीं होगी, सप्लाई नहीं होगी तो क्या होगा,
हमने बात करी डिमांड जब ज्यादा है, सप्लाई जब कम है, तो प्राइस इंक्रीज होना ही है। तो ये वेट करेंगे, जैसे ही 11 रुपए प्राइस होता है ये रिलीज कर देंगे। तो ये इस प्रकार की जो प्रैक्टिस है, मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं आपको बता रहा हूं, राइट, कि मुझे ऐसा लग रहा है, यानी कि जिस प्रकार से मैंने एनालाइज किया, तो इसमें ऐसा लग रहा है कि ये जो एक लूप होल सामने नजर ये आ रहा है कि इस प्रकार की पूरी तरीके से जो है ये नियंत्रण मुक्त जो है वो नहीं करना चाहिए हमारे स्पेशली फूड स्टॉक्स के ऊपर, राइट, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के अंदर। वैसे ही काफी सारे लोग हैं जो जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है, और इस प्रकार की अगर प्राइसेस राइज हो जाएंगी तो हंगर का और इशू भी जो है वो बढ़ जाएगा। और ऑलरेडी हमारी कंट्री के अंदर न्यूट्रिशन से रिलेटेड इश्यूज है और काफी सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हेल्थ से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल ही रही है, स्पेशली न्यूट्रिशन हो गया, हंगर हो गया, राइट। तो इस पर एक बड़ा इशू जो है वो हो सकता है। तो आप चाहें तो मैंने जो अभी बताया वो कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा ओपिनियन के तौर पर, जो कि आप अपने मेंस में भी उपयोग कर सकते हैं। तो अब देखते हैं शायद आगे चल के इसमें कुछ चेंजेस लाएं इस प्रकार के नियंत्रण पर भी, यानी कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत रेगुलेशन के ऊपर भी बात की जाए, क्योंकि अगर ये पूरी तरह से नियंत्रण मुक्त हो जाएगा तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। स्पेशली दूसरी चीज तो चलो ठीक है यार, प्रोडक्शन तो ठीक है, प्रोडक्शन तो बढ़ेगा तो वो तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, राइट। मूवमेंट होगा वो भी बहुत अच्छी बात है, कोल्ड चेन स्टोरेज भी आ जाएंगे, क्योंकि मूवमेंट जब होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जब आएगा तो वो मूवमेंट के लिए भी कोल्ड चेन स्टोरेज लेकर आएगा, कि जो गाड़ियां वगैरह हो वो रेफ्रिजरेटेड हो, जिससे कि जो पेरिशेबल कमोडिटीज जो होती है, जो हमारी सब्जियां वगैरह जो होती हैं, वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जब जाएं, लॉन्ग डिस्टेंस को जब ट्रैवल करें तब वो सड़े ना। तो वो तो बहुत अच्छी बात है, बट मेन मुझे प्रॉब्लम है स्टोरेज से, क्योंकि ये और प्राइवेट सेक्टर, और आप जानते हैं प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर होता है, वो तो कुछ इस प्रकार की ऐसी चीजें करेगा जिसके चलते उसको प्रॉफिट मिले। अब 1 रुपए का ही अगर उसको प्रॉफिट मिल रहा है हर 1 किलो में, तो करोड़ों रुपए छापे जा सकते हैं, आपको पता होगा, क्योंकि लार्ज स्केल पर, मास स्केल पर ये पूरी चीजें होती हैं, राइट। तो ये वाली चीज है जिस पर एक आपको ध्यान जाना चाहिए था, राइट। तो आप ये वाली चीज जो है जो मैंने बताई है वो कहीं पर नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब इस न्यूज की बात करें, दिल्ली मास्टर प्लान 2041 हम लोग को देखने को मिल रहा है। इस टॉपिक पर सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि दिल्ली के अंदर एक 2041 का एक मास्टर प्लान है जो भी नजर आ रहा है, देखने को मिल रहा है। 2041 में दिल्ली जो है उसके अंदर तमाम चीजें, तमाम डेवलपमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा 2041 तक। एक ये विजन डॉक्यूमेंट है जो कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने डिसाइड कर लिया है कि पब्लिक कंसल्टेशन के लिए ये रखेंगी, यानी कि पब्लिक से सजेशन मांगेगी कि और जो है वो क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाए इस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर। इस डॉक्यूमेंट के अंदर बेसिकली ये प्रॉपर, यानी कि दिल्ली सिटी का मास्टर प्लान है कि दिल्ली सिटी कैसी होनी चाहिए 2041 में। तो उसके विजन को लेकर ये तैयार किया गया है। इसमें तमाम चीजें होंगी, जैसे कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखा गया है, इंक्लूसिविटी, एक्यूटी को जो है वो ध्यान में रखा गया है, साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वॉकिंग सर्किट वगैरह होंगे पेडेस्टेरियन के, यानी कि जो भी कुछ दिनों पहले हमने बात करी थी, पैदल चलने वालों के लिए एक सर्किट होगा, राइट। पोल्यूशन को ध्यान में रखा गया, हर प्रकार के पोल्यूशन के रिमूवल के लिए कुछ चीजें हैं। अनऑथोराइज्ड कॉलोनी वगैरह जो होती हैं, जो अतिक्रमण जो लोग कर लेते हैं ना कुछ एरियाज पर, तो उसको भी यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको देखते हुए एक प्लान जो है वो तैयार कर रही है। ये हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली का 2041 का एक विजन डॉक्यूमेंट है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये लाया गया, प्रस्तुत किया गया है। ऑब्जेक्टिव ये है कि बेटर जो है वो दिल्ली को बनाना है, उसके नक्शा जो है वो पूरा इस प्रकार से तैयार करना है कि जो जैसे कि फॉरवर्ड विजन के तहत, यानी कि आने वाले समय में सिटीज कैसी होने वाली है उसको देखते हुए, और फ्यूचर को देखते हुए कि आने वाले समय में क्या क्या चीजों की आवश्यकता होगी, और एट प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, चैलेंजेस जो हो रहे हैं, जैसे पॉल्यूशन का मेन चैलेंज है, बिगेस्ट चैलेंज है, राइट, तो उसको कैसे रिड्यूस करना है, किस प्रकार की व्यवस्था करनी है दिल्ली के अंदर। तो ये पूरी चीजें इस प्लान के अंदर शामिल है। स्पेस होगी योगा के लिए, एक्टिव स्पोर्ट्स वगैरह के लिए, काफी कुछ चीजें इसके अंदर, म्यूजियम वगैरह, काफी कुछ चीजें यहाँ पर है। तो हालांकि इतना डिटेल में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा कि ये वेरियस प्रोविजन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किसका है, यूनाइटेड नेशंस का है। टोटल कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, टोटल 17 गोल्स हैं, राइट। आपको पूरे की पूरे 17 गोल्स के बारे में पता होने चाहिए। इसमें गोल नंबर 6, 11, 14 और 15 इसको अचीव करने में बहुत मदद करने वाला है ये वाला प्लान 2041। बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो 2030 का है, राइट। बट चलो ठीक है, फिर भी शुरुआत हो जाएगी अभी से, तो कुछ गोल्स तो हम लोग अचीव कर ही लेंगे ऑलरेडी। आपके लिए एक टास्क है, आपको क्या करना है, ये वाला प्रिंट आउट निकालना है। ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है, इसका प्रिंट आउट निकाल के आप अपने दीवार पे लगा लीजिएगा, या फिर आपके स्टडी टेबल पर रखिएगा। और रोज आपको ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, ये टोटल 17 गोल है, ये रोज पढ़ने हैं। और ना ही सिर्फ इतना, आपको 17 ब्लैंक पेजेस जो होते हैं ना, ब्लैंक पेजेस, खाली पेजेस जो होते हैं, 17 पेजेस आपको निकालने हैं। हर एक पेज में आपकी ये हेडिंग डली होनी चाहिए। और अब हेडिंग डालने के बाद आप क्या करोगे, जब कभी भी आप इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी चीज पढ़ो, जैसे क्वालिटी एजुकेशन है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई स्कीम आ गई, जैसे कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लोग को देखने को मिली है ना, तो वो आप उसको, मतलब इंपॉर्टेंट जो भी चीज आती आ रही है इन सब टॉपिक्स के अंदर, इंडिया की या फिर फॉरेन की भी अगर आ रही है इन केस,
तो उसको एक अलग से जो है वो सेपरेट करके लिखो, बट ज्यादा कोशिश करना इंडिया की पूरी चीजें यहाँ पर मेंशन करो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपकी मेंस में काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि इसमें जितने भी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इसका उपयोग आप पेपर 1, 2, 3, 4 चारों में कर सकते हो, और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो इन्हीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि ये पूरी की पूरी चीज जो पूरे के पूरे आज की डेट के जो इश्यूज है, पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, राइट, और ये लाइफ ऑन लैंड, लाइफ बिलो वाटर, समुद्र के नीचे की क्लाइमेट एक्शन, ये वाली बात हो गई, रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो गई, राइट, डिसेंट वर्क की बात हो गई, और अभी आज की डेट में आपको बताइए कि लोगों की इंप्लॉयमेंट गई है, जॉब गई है। तो ये कुछ चीजें, इकोनॉमिक सिचुएशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब जो पूरी चीजें, तो ये हर एक चीज जो होगी वो आपके मेंस से रिलेटेड ही होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं याद से ये वाला काम करना, और जो भी मैं इंस्ट्रक्शंस देता हूं वो फॉलो जरूर किया करो, तभी इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, वरना फिर पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, राइट। जो भी चीज बताई जा रही है वो फॉलो करो रेगुलरली, तभी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका टास्क है, ये आपको करना है। अब देखिए यहां पर बात हो रही है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2020 के बारे में। तो गाइज ये वाला जो टॉपिक है ये उसी इशू से रिलेटेड है जो कि अपन ने कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था 3 अगस्त 2020 को। जो इशू था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में, यानी कि दिल्ली सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली के हैं उनके बीच में जो इश्यूज हम लोग को देखने को मिलता है पावर का, कि कौन सी पावर एंजॉय करेगा, तो वो इश्यू को खत्म करने के पर्पज से ये बिल जो है वो लाया जा रहा है, रखा गया है। और ये बिल के अंदर अमेंड किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991, जिसके तहत ये आर्टिकल 239 ए को इंसर्ट किया गया था, यानी कि शामिल किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो इसको अमेंड किया जा रहा है और इसमें बताया जा रहा है कि पावर्स और फंक्शंस दिल्ली सरकार के और लेफ्टिनेंट गवर्नर के, तो ये जो हम लोग को यहां पर देखने को मिलते हैं, तो उसको अमेंड किया जा रहा है और इस प्रकार से तैयार किया जा रहा है कि उसमें क्लियरली बताया जाएगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे वो कौन से पावर्स, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी क्या होगी, क्या क्या फंक्शन जो है वो डिलीवर करेंगे, और लेफ्टिनेंट गवर्नर के क्या क्या फंक्शन होने वाले हैं। बट कहा जा रहा है कि इस बिल के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर को बहुत सारी पावर्स दी जा रही हैं, और जो ये पावर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी जाएंगी उन पावर्स के ऊपर कोई भी उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, राइट। और जो भी पावर्स लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली को दी जाएगी उसके बाहर के जितने भी मैटर्स होंगे, जितने भी सब्जेक्ट्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, वो पूरी तरह से उस पर कंट्रोल जो होगा या उस पर एक्सरसाइज कर सकेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये चीज यहां पर सामने आ रही है, बट बड़ी मुश्किल होगी इस बिल को पास होने में, क्योंकि अभी ये प्रपोजल रखा जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ऑब्वियस ही बात है कि इसमें जो क्लियरली तो बताया जाएगा कि कौन से यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या रोल होगा और जो दिल्ली सरकार है उसका क्या रोल होगा। तो उसमें जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई जाएंगी, तो ऑब्वियस ही बात है कि काफी सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है इंपॉर्टेंट वो दी जाएगी लेफ्टिनेंट गवर्नर को, और उसको दिल्ली सरकार जो है वो पसंद करेगी नहीं, और उसको लेकर फिर इश्यूज देखने को मिलेंगे डेफिनेटली पार्लियामेंट के अंदर, राइट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में एक जनरल आपको आइडिया होना चाहिए, बट मेन जो काम की चीज है वो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, आर्टिकल 239 ए और लेफ्टिनेंट गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या इशू है और इनके पास क्या पावर्स होती हैं। तो ये पूरी चीज मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, इस टॉपिक को आप जाकर एक बार देख लीजिए, रिपीटेड टॉपिक है ये। तो आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब का जो सर्च कॉलम है वहां पर लिखना है 3 अगस्त 2020 और उसके आगे लिख देना मेरा नाम कमलाक्ष झा, या फिर सिंपली कमलाक्षी लिख दोगे तो भी जो सबसे पहला जो रिजल्ट पे वीडियो आएगा वो यही वाला आ जाएगा 3 अगस्त 2020 का। इस वीडियो के 13 मिनट 18 सेकंड पे आप जाइएगा तो आपको आर्टिकल 239 ए बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर इसी पे कंटिन्यू आपको 17 मिनट 14 सेकंड पे मिल जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का इशू। तो ये दोनों चीज आपकी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। इस टॉपिक को अच्छे से देख लीजिए तो अब तब आपको पूरी क्लियरिटी इससे रिलेटेड हो जाएगी, और इसी इशू को खत्म करने के पर्पज से ये बिल लाया जा रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज्यादा पावर दी जानी है, और दिल्ली के अंदर क्या आज की रेट में क्या एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो आपको ऑलरेडी 239 ए के अंदर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, ये सिर्फ यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये पूरी चीज यहाँ पर है, आपको वहां पर पता लग जाएगा कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड को छोड़कर पूरी पावर जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली की है वो एंजॉय करती है। बट फिर भी इश्यूज इनके बीच में आते हैं क्योंकि पब्लिक ऑर्डर एक वाइड सब्जेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है, इसी को लेकर ये ज्यूरिसडिक्शन कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर एक वाइड सब्जेक्ट है। अब पब्लिक ऑर्डर में बहुत सारी चीजें शामिल होती है, तो इसी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, और अभी कुछ समय पहले हुआ था, उसको लेकर हमने ये टॉपिक डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है पूरा, हालांकि यहाँ पर भी अगेन, बट मैं चाहूंगा कि आप अपनी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वहां पर एक अच्छे से देख लें दोनों इश्यूज के बारे में। और पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की नई स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स क्या है ये, इसको हम लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इशू कर दिया एक नोटिफिकेशन जिसके तहत उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का फॉर्मेशन किया जा रहा है, इसको बनाया जा रहा है, इसका गठन किया जा रहा है।
और जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने 26 जून को अनाउंस किया था कि ये एक फोर्स जो है वो बनाएंगे, लेकर आएंगे इस प्रकार की, जो कि अभी जो है वो उसके नोटिफिकेशन आ गया है और अभी एक नई फोर्स उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है। यूबीपीसीएस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है इस फोर्स के बारे में जानना। तो ये हाई लेवल प्रोफेशनल स्किल्स के इसमें हम लोग को फोर्स में देखने को मिलेंगे ऑफिशियल्स, हाई लेवल प्रोफेशनल स्किल्स इनके पास होगी। ये बर्डन रिड्यूस करेंगे प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरीज का, पीएसी का, इन जो कि तैनात होते हैं कोर्ट्स में, एयरपोर्ट्स में, तो उनका जो है वो ये मतलब जो काम है, कार्य जो है उसको रिड्यूस कर दिया जाए, क्योंकि ये जो पीएसी हैं ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने पर अब फोकस करेंगे। और बाकी जो यूपीएसएसएफ का जो काम होगा, ये क्या काम होगा कि ये प्रोटेक्शन देंगे कोर्ट्स को और एयरपोर्ट्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स को, मेट्रोस को, बैंक्स को, और भी जो सरकारी ऑफिसेज हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए इनको तैनात किया जाएगा यूपीएसएसएफ को, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। इसके अंदर कौन कौन होंगे, तो इनका जो नेतृत्व किया जाएगा वो एडीजी के द्वारा किया जाएगा, एडिशनल डायरेक्टर जनरल लेवल के ऑफिसर के द्वारा, और साथ ही साथ इंस्पेक्टर जनरल भी होंगे, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल होंगे, डीआईजी, कमांडेंट होंगे, डेप्यूटी कमांडेंट भी हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो ये लोग जो है वो नेतृत्व करेंगे इस एसएसएफ का, यूपीएसएसएफ का। और कोई भी मेंबर इस फोर्स का वो बिना किसी मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, यानी कि बिना कोर्ट के ऑर्डर के, ना बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। यानी कि इनको, इस फोर्स को किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए वारंट की आवश्यकता नहीं होने वाली है, बिना वारंट के ये अरेस्ट कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। तो ये ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं जिनको इन्हें लगता है कि वो व्यक्ति किसी प्रकार का हर्ट कर रहा है, किसी प्रकार की परेशानी जो है वो क्रिएट कर रहा है, राइट, इस प्रेमाइसेस पे जहां पर ये तैनात है ये फोर्सेस। इसके अलावा कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिस पर इनको शक होता है उसको भी ये अरेस्ट कर सकते हैं, या कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने के लिए अटेम्प्ट कर रहा है, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो संज्ञेय अपराध क्या प्रयास कर रहा है, कि वो यानी कि अपराध करना चाह रहा है, जो गंभीर अपराध होते हैं ना, तो उसका वो अटेम्प्ट कर रहा है, अभी किया नहीं उसने बट अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, अगर इनको ऐसा लगता है तो भी उस व्यक्ति को ये अरेस्ट कर सकते हैं। इसमें ये चीज याद रखना, किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए इनको वारंट की आवश्यकता नहीं है, इनको कोर्ट के ऑर्डर्स की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली ये उठा सकते हैं सड़क से किसी को भी, ये मान के चलो, इतनी ज्यादा इनके पास पावर है, राइट। और इसके अलावा इस फोर्स के पास अधिकार है कि किसी व्यक्ति को ये पब्लिक प्लेस से निकाल सकते हैं, जिस पब्लिक प्लेस पे ये तैनात होंगे, जैसे कि कोर्ट में ये तैनात है, इनको लग रहा है कोई व्यक्ति जो है वो मतलब टेंशन यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, या मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है यहाँ पर, राइट, तो इस व्यक्ति को निकाला जा सकता है, इनके द्वारा बाहर भगाया जा सकता है, राइट। तो ये वाले भी अधिकार इनके पास है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि पब्लिक प्रॉपर्टी को यूज करने का सभी का अधिकार है, राइट। तो ये फंडामेंटल राइट है कि सभी लोग जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टीज का उपयोग कर सकते हैं, बट यहाँ पर इनके पास अधिकार है कि वो उसको निकाल सकते हैं उस प्रेमाइस के प्रोटेक्शन के पर्पस के लिए, राइट। तो ये वाली चीज है। और साथ ही साथ इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी किसी भी कंडीशन में, जैसे कि अगर ये कहीं पर तैनात है, इन्होंने किसी को निकाला या किसी को अरेस्ट किया, तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, या कोई भी कार्रवाई इनके खिलाफ एंटरटेन नहीं की जाएगी। या फिर एक और चीज भी इसमें मौजूद है कि अगर इन्होंने किसी व्यक्ति को कोई टास्क दिया, जैसे कि आपको पता होगा कि कई बार जो ऑफिशियल्स वगैरह जो होते हैं वो किसी व्यक्ति को पकड़ने के पर्पस के लिए जैसे कॉमन मैन का उपयोग करते हैं, जैसे मुखबिर वगैरह होते हैं ना, उनके जो खबरी वगैरह होते हैं, या फिर कई बार जो है मतलब किसी को खड़ा कर देते हैं कॉमन मैन को, कि जिससे कि जो क्रिमिनल वहां पर आए जाए तो उस पर शक ना हो, राइट, कि कोई ऑफिशियल तो नहीं, क्योंकि ऐसा होता है पुलिस, जब आप फोर्स में जाएंगे तो आप भी काफी सारे ऐसे लोगों का उपयोग करेंगे, यूज करेंगे, राइट, उनको जो है वो कार्य पे लगाएंगे, अपॉइंट करेंगे कॉमन मैन को भी, कि आप थोड़ा उनके भी हाथ में जो है वो देखो, निगरानी रखो, क्योंकि एक ऑफिशियल अगर निगरानी रखेगा वर्दी में तो सामने वाला व्यक्ति जो होगा वो सक्रिय हो जाएगा, फिर वो आएगा नहीं उस जगह पर। तो इसलिए कुछ कॉमन मैन को जो है वो अलग से जो है वो मतलब प्राइवेटली रख लिया जाता है, राइट, उनको कुछ पैसे वगैरह भी दिए जाते हैं अपनी तरफ से। तो ये वाली चीज होती है इस प्रकार की। तो इस तरीके से अगर इन्होंने किसी व्यक्ति को कार्य दिया है कुछ, तो उस व्यक्ति के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकता जिस व्यक्ति को इन्होंने कार्य दिया है, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति इनके ऑर्डर्स के ऊपर या इनके डायरेक्शंस के ऊपर जो है वो एक्ट कर रहा है, तो उसको भी जो है वो यहाँ पर उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई, कोई सूट वगैरह, कोई मुकदमा वगैरह जो है वो नहीं चलाया जाएगा, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं, और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो कार्य कर रहे हैं वो गुड फेथ के पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए इनके खिलाफ कोई भी मुकदमा जो है वो नहीं चलाना जाना है, राइट। तो ये जो चीज जो इस प्रकार की आपने देखी सुनी, तो कहीं ना कहीं से ये आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के साथ कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि मैच कर रही है इस प्रकार से, क्योंकि वहां पर भी हमने जो इश्यूज देखने को मिले थे, जहां पर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हम लोग को देखने को मिलती है, AFSPA जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसको भी इश्यूज हैं। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स इसकी है, बट हाँ, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जितनी तो नहीं है, बट फिर भी कुछ हद तक, कुछ परसेंटेज आपको सिमिलर
नजर आ रहा है उस तरीके का। जैसे कि AFSPA भी जो है वो बिना किसी वारंट के, बिना किसी ऑर्डर के किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, उनकी पूछताछ कर सकते हैं, उनको बिठा सकते हैं अपने पास। वैसे ही इनके पास भी वेरियस पावर्स हैं, है ना। तो मेरा यही है आपके लिए आज का होमवर्क भी एक और, कि जीएस पेपर 2 और 3 का है ये, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इसके बारे में आप पढ़िए, इससे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स बनाइए। हालांकि पहले प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आप लोग को ऑलरेडी कवर करा चुका हूं, बट वो इस चैनल पे नहीं है, बट आने वाले समय में इससे रिलेटेड कोई न्यूज आएगी तो डेफिनेटली मैं कवर करवाऊंगा। बट आप थोड़ा पढ़ लीजिए, AFSPA के बारे में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, हालांकि इतने टॉपिक ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक जनरल जानकारी ये होनी चाहिए आपको कि केरला के अंदर अब से जितने भी स्नेक हैंडलर्स होंगे, जो सांप पकड़ते हैं ना जो लोग, तो जो भी लोग सांप पकड़ते हैं तो वो सर्टिफाइड होंगे, यानी कि उनको जो है वो उनको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, और सर्टिफाइड रजिस्टर्ड ही लोग होंगे जो कि केरला के अंदर सांप पकड़ने का काम करेंगे, राइट। और केरला पहली स्टेट बन गई है जिसके अंदर इस प्रकार का इंस्टीट्यूशन हम लोग को देखने को मिल रहा है स्नेक हैंडलिंग के लिए, सांपों को पकड़ने के लिए, राइट। और केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो होंगे वो पूरी गाइडलाइंस जो है वो तैयार करेंगे कि किस प्रकार से सांपों को पकड़ना है और किस प्रकार से उनको रिलीज करना है, छोड़ना है, राइट। इसमें मैंडेटरी सर्टिफिकेशन है कि जो भी स्नेक हैंडलर्स होगा, जो भी सांप पकड़ने वाले होंगे, तो मैंडेटरी है, कंपलसरी है उनके लिए कि उनको सर्टिफिकेट जो है वो इसका हासिल करना होगा, और उनकी उम्र 21 से लेकर 65 वर्ष की होनी चाहिए। इसकी प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस भी होगी। सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर पूरी मॉनिटरिंग, पूरी निगरानी, और जो भी यानी कि लोग सेलेक्ट किए जाते हैं उनको देखा जाएगा, उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी असिस्टेंट कंजर्वेटर्स ऑफ फॉरेस्ट के द्वारा, ACF के द्वारा, सोशल फॉरेस्ट्री के अंदर जो आते हैं। और ये बकायदा जो है वो लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी स्नेक हैंडलर्स की, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये लिस्ट हम लोग को देखने को मिलेगी, और इसमें वेरियस पैरामीटर्स हम लोग को देखने को मिलेंगे। उनका एक्सपीरियंस देखा जाएगा, उनकी एज कितनी है देखी जाएगी, उनकी हेल्थ देखी जाएगी, उनका पहले ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है सांप पकड़ने का, तो वो देखा जाएगा। फिर इतना ही नहीं, उनको फिर बाद में ट्रेनिंग वगैरह भी की जाएगी। जैसे ही जो शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, उनको ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा। ट्रेनिंग से जब वो गुजरेंगे तो उनको सेफ और साइंटिफिक हैंडलिंग किस प्रकार से करनी चाहिए सांपों की, वो सिखाया जाएगा, वो बताया जाएगा, राइट। इसके अलावा ये जो सर्टिफिकेट जो होगा वो 5 सालों के लिए वैलिड होगा। हर 5 साल के बाद फिर से जो है वो उनको ये सर्टिफिकेट अचीव करना होगा, और सर्टिफिकेट अचीव करने की फिर से वही प्रोसेस है। अगेन जो भी स्नेक हैंडलर्स हैं उनको दोबारा से इस पूरी स्क्रीनिंग प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, फिर उनको ये फिर सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाएगा, है ना। और साथ ही साथ ये बताया गया कि ACFs को अगर जब भी लगता है कि कोई व्यक्ति, कोई भी स्नेक हैंडलर, सांप पकड़ने वाला, अगर किसी प्रकार का इलीगल काम कर रहा है, इलीगल प्रैक्टिस कर रहा है, या क्रिमिनल्स के साथ इन्वॉल्व है इस बिजनेस में सांप पकड़ने के, तो जब भी उनको ऐसा कुछ लग रहा है, या फिर सामने वाला व्यक्ति सही तरीके से सांप को पकड़ नहीं रहा, सांप की जान को खतरा हो सकता है, अगर ऐसा लगता है ACFs को, तो फिर उस व्यक्ति को जो है वो निकाल दिया जाएगा, उसका सर्टिफिकेशन, उसका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया जाएगा यहाँ पर काम करने के लिए, यानी कि उसका इन शॉर्ट रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि जो भी सांप पकड़ने वाले हैं उनको बकायदा प्रोटेक्टिव गियर्स दिए जाएंगे, यानी कि पूरा उनको जो है वो गियर्स, मतलब समझ रहे हो ना, कि ग्लव्स वगैरह दे दिए जाएंगे, वेरियस चीजें दी जाएगी जिससे कि सांप उनको काट ना सके, या वो प्रोटेक्टेड रहे स्नेक बाइट से, राइट। और जब भी सांपों को पकड़ा जाएगा तो सांपों को जब छोड़ा जाता है तो कहा जाएगा कि सांपों को जब छोड़ा जाएगा तो फॉरेस्ट ऑफिशियल की निगरानी में ही छोड़ा जाएगा, वो उपस्थित रहेंगे तभी सांपों को छोड़ना है। और अगर पाया गया कि किसी सांप को कोई इंजरी हुई है, कोई लगी है चोट वोट उसको, तो ये अश्योर किया जाएगा कि जब तक सांप फिट ना हो जाए तब तक उसको छोड़ना नहीं है। और दूसरी बात, अगर कोई नॉन नेटिव स्पीसीज है, यानी कि हमारे देसी स्पीसीज नहीं है, अगर कोई विदेशी सांप है या कोई अलग प्रकार की प्रजाति स्पीसीज है सांप की, तो उसको छोड़ना नहीं है। फिर उसको जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपने कंट्रोल में रखते हैं, वो ये जो सांप है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कंट्रोल में चला जाएगा, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऐसे सांपों को फिर कंजर्व करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज है। इसके अलावा ये भी कहा गया है, आरोप ये लगा गया है कि हम लोग को देखने को मिलता है कि काफी ज्यादा ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं स्नेक कैचर्स के द्वारा, यानी कि जो सांप पकड़ने वाले होते हैं उनके द्वारा, कि वो अनसाइंटिफिक तरीके से सांपों को पकड़ते हैं, इसमें सांपों की जान वगैरह चली जाती है, राइट। तो ये वाली चीज भी है। और साथ ही साथ ये भी पाया गया कि आरोप ये भी लगे हैं कि ये जो सांप पकड़ने वाले जो होते हैं वो कई बार क्रिमिनल के साथ जो है वो जुड़े होते हैं, क्रिमिनल पर्पस के लिए सांपों को पकड़ते हैं, जैसे सांप का जहर निकालना, उनके जहर से जैसे लोगों को मार दिया जाता है ना, आपको पता होगा कि कई बार मर्डर जो होते हैं वो इस प्रकार से भी प्लान किए जाते हैं सांप के जहर से, और भी काफी सारी चीजें इस प्रकार की होती हैं, राइट। तो ये सब चीजें में काफी सारे सांप पकड़ने वाले इन्वॉल्व हैं। तो ये सब चीजें, ये प्रक्रिया जो है वो बंद हो, इस प्रकार की एक्टिविटीज बंद हो केरला के अंदर, तो उसको लेकर ये नई चीज हम लोग को, इनिशिएटिव हम लोग को केरला में देखने को मिल रहा है। और केरला के अंदर 334 मृत्यु, 1860 दूसरे केसेस सांप के काटने के, ये पिछले 3 सालों में रिकॉर्ड किए गए हैं केरला के अंदर। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, इसके बारे में एक जनरल जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। आसाम राइफल्स के एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, तो आसाम राइफल्स के बारे में अपन ने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा हुआ है, बट ये टॉपिक अभी न्यूज में इसलिए आया क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं सेंटर को कि सेंटर जल्द से जल्द डिसीजन लें किस मुद्दे पर,
कि आसाम राइफल के, जो कि आज की रेट में हम लोग को ड्यूअल कंट्रोल में देखने को मिलता है। अपन ने कुछ दिनों पहले आसाम राइफल्स के बारे में पढ़ा है। ड्यूअल कंट्रोल यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये कंट्रोल करती है आसाम राइफल्स को। तो याद रखना, आसाम राइफल्स को दो मिनिस्ट्री कंट्रोल करती हैं और ये टॉपिक लगातार न्यूज में बार बार आ रहा है, तो ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। आसाम राइफल्स, तो आसाम राइफल्स दो के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है, दो मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है और इसका ऑपरेशनल कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास हम लोग को देखने को मिलता है। और ये ड्यूअलिटी कंट्रोल के कारण काफी ज्यादा प्रॉब्लम कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड जो है ये फेस कर रहे हैं आसाम राइफल्स के ऑफिशियल्स, राइट। इवन इनकी सैलरी, पर्क्स, इन सब चीजों की भी प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे हैं क्योंकि ड्यूअल कंट्रोल हम लोग को देखने को मिलता है इनका। इसके अलावा हाई कोर्ट के जो डायरेक्शन से आज की डेट में हाई कोर्ट ने कहा है कि मतलब ये जो इशू हालांकि पहले से ही 3 सालों से पिछले चल रहा था, हालांकि उससे पहले का ही इशू है, बट मोटे मोटे तौर पर 3 सालों का ये इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है, पिछले 3 सालों का। और सेंटर को कहा गया कि सेंटर 12 हफ्तों के अंदर अंदर पूरे मुद्दे को रिजॉल्व करें और जल्दी से जल्दी ऐसी गाइडलाइंस प्रस्तुत करें जिसके तहत सिर्फ एक ही मिनिस्ट्री के ऊपर इनका कंट्रोल होना चाहिए, आसाम राइफल्स का, जिससे कि इनके कोऑर्डिनेशन में कोई भी इशू ना आए, प्रॉब्लम्स ना आए, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और 7 सितंबर 2020 को ये टॉपिक हमने कवर किया हुआ है। 7 सितंबर के वीडियो में 49 मिनट 44 सेकंड पे आप जाएंगे तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा आसाम राइफल का, ठीक है। तो ये टॉपिक को अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आसाम राइफल्स कहां पर तैनात है, तो याद रखना लद्दाख में जो काराकोरम पास है वहां पर तैनात है ये, और जाचेप ला अरुणाचल प्रदेश में वहां तक यानी कि काराकोरम से लेकर जाचेपला ये हम लोग को अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा काराकोरम पास कहां पर है, लद्दाख में, जाचेपला अरुणाचल प्रदेश में। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक यानी कि कुल मिलाकर पूरी जो इंडो चाइना की बॉर्डर है, तो पूरी बॉर्डर को ये कवर करके रखते हैं, प्रोटेक्शन उस पूरी बॉर्डर को देते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। हालांकि ये जो पूरी चीजें हैं ये अपन ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये CAPF के अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं। आसाम राइफल जो कि एक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है ये, राइट। 1835 में ये आई थी मिलिटिया के तौर पर, छाछर को जाना जाता है। और इसका मेन फोकस इनिशियल लेवल पर यह था कि ब्रिटिश के जो टी स्टेट और ब्रिटिश के जो सेटलमेंट्स थे जहां पर ब्रिटिश रहते थे, तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना किससे, ट्राइबल रेट से। जो आदिवासी छापे हुआ करते थे, आदिवासी आकर जो हमला किया करते थे, तो उनसे जो है वो इनको बचा के रखना ब्रिटिशर्स को। तो इस ऑब्जेक्टिव से ब्रिटिशर्स ने इनको तैनात किया था। फिर नवंबर 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने प्रपोजल रखा था कि इसको मर्ज कर दिया जाएगा इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस के साथ। और आज की डेट में ये हम लोग को स्पेशल माउंटेन फोर्स के तौर पर जो कि ITBP देखने को मिलती है, जो कि 1962 अक्टूबर में लाई गई थी, यानी कि देखने को मिली थी। तो उनके साथ जो है उसको मर्ज कर दिया गया है आज की डेट में, राइट। ITBP के साथ, इंडो टिबेटियन बॉर्डर फोर्स के साथ। और ये दो पासेस के नाम आप लोग को पता होने चाहिए। इसकी मैप में भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखो ये पूरे पासेस के जो नाम है ये आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसका एक प्रिंट आउट करा लेना। ये जरूर पूरे के पूरे जितने भी पासेस आपको मैप में दिखाई दे रहे हैं एक बार जरूर पढ़ लेना, या फिर और भी जितने भी पासेस आपको नजर आए दिखें तो उसको यहाँ पर मार्क करते जाओ अपने, या फिर अपना खुद का एक, मैं तो ये कहूंगा कि खुद का एक मैप तैयार बनाओ। यानी खुद का मतलब एक ब्लैंक जो मैप होता है उस पर पूरे पासेस जो है वो नोट करके रखो आप, क्योंकि पासेस से रिलेटेड डेफिनेटली इस साल क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं तो फिर अगले साल तो डेफिनेटली आना ही आना 100% है, राइट। तो ये वाले पासेस हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें हमने बात करी थी ये वाली जाचेप पास की, जाचेप ला पास की, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। तो जाचेप ला पास तो मिल नहीं रहा है। इसके अलावा ये जालेप ला मिला है बट जाचेप नहीं मिला है। बट हालांकि यहाँ पर भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी मैंने देखा तो मुझे लग रहा था शायद कुछ स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। तो जाचेप ला ही लिखा हुआ है और जाचेप ला पास अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। तो अगर आपको मिल जाए इसकी प्रॉपर लोकेशन अरुणाचल प्रदेश के अंदर जाचेप ला की, तो आप शेयर कर दीजिएगा टेलीग्राम के ग्रुप में। टेलीग्राम के ग्रुप के बारे में आपको पता ही है कि टेलीग्राम की एप्लीकेशन पे आप जाएंगे, वहां पर करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा अगर आप सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम का अपना एक ग्रुप मिल जाएगा। तो उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। पहले तो आपको चैनल मिलेगा, चैनल को आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास डिस्कशन ग्रुप आएगा। डिस्कशन ग्रुप जो है उसका नाम है फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स। तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर बहुत सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं, तो जिनके साथ आप अपने डाउट्स वगैरह भी शेयर कर सकते हैं, अपने आंसर वगैरह पोस्ट कर सकते हैं। वो आपके आंसर को पढ़ के आपको रिप्लाई भी कर देंगे, बता देंगे कि आपने कैसा लिखा है, क्या कमी है। तो इस प्रकार से एक अच्छा हेल्दी एनवायरमेंट वहां पर मिलता है। बट अभी एग्जाम के कारण थोड़े से लोग एक्टिव नहीं है, बट पहले थे। बट ठीक है, स्वाभाविक सी बात है कि अभी एग्जाम है 2020 का, UPPCS भी है और UPSC भी है बच्चों का, तो इसलिए वो थोड़ा सा अभी एक्टिव नहीं है। बट आप वहां पर भी चाहें तो आपके मैप को जो है वो इस प्रकार से मार्क करके पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मिल जाता है तो ये जाचेप ला को जरूर जो है वो पॉइंट करके, या इसकी अगर आपके पास कोई फोटो है जाचेप ला की इस प्रकार की, तो जरूर पोस्ट जो है वो कर दीजिएगा, ठीक है।
अरुणाचल प्रदेश में है, ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी है। अब बात करेंगे पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ सिटी कंपोस्ट के बारे में। तो ये कुछ नहीं है गाइस, सिंपल सी चीज आपको नजर आ रही है, जो कचरा सिटी का जो कचरा होता है, तो उस कचरे को खाद बनानी है, कंपोस्ट बनाना है। कंपोस्ट का मतलब होता है खाद। तो कचरे से खाद को प्रोसेस करने का ये पूरी पॉलिसी हम लोग को देखने को मिलती है। और ये प्रोसेस और उपयोग किया जाता है सिटी का कचरा, सिटी का वेस्ट, और उसको कंपोस्ट बनाया जाता है, राइट। और ये पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ सिटी कंपोस्ट अप्रूव हुई थी 2016 में। और यहां पर असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है 1500 रुपए 1 टन का सिटी कंपोस्ट को कन्वर्ट करने के लिए। और ये फर्टिलाइजर्स कंपनी को जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। और कहा जाता है कि मार्केटिंग और प्रमोशन किया जाए इस सिटी कंपोस्ट का। और ये पूरी जो पॉलिसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा अनाउंस की गई थी। और इशू ये है कि आज की डेट में कोई भी इस पर्टिकुलर कंपोस्ट को ले नहीं रहे हैं, क्योंकि मार्केटिंग इसकी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। ये जो पॉलिसी जो है वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुई है, तो इसकी पॉपुलैरिटी काफी कम है। तो इसके लिए इसको जो है वो नहीं लिया जा रहा है। बट ये काफी अच्छी पॉलिसी है कि कचरे से कंपोस्ट जो है वो तैयार किया जा रहा है, जिससे कि आप रिसाइकल की प्रोसेस भी आपको यहाँ पर नजर आ रही है। वेस्ट को आप अच्छी तरीके से उपयोग कर सक रहे हो, रिसाइकल कर सक रहे हो, तो ये एक अच्छा तरीका है। बट इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा, बट इंप्लीमेंट होना चाहिए। तो ये आपके लिए एक मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया आपको कि वेस्ट को जो है, क्योंकि वेस्ट की प्रॉब्लम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम काफी ज्यादा है हमारे यहाँ। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो हर जगह अवेलेबल नहीं है प्रॉपर तरीके से। तो हम लोग को ये करना चाहिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो उपयोग है उनमें से एक उपयोग ये भी है कि हम इसको खाद के तौर पर बना सकते हैं। और उसकी एक पॉलिसी भी है 2016 की, जो कि आप अपने मेंस में उपयोग करेंगे, ठीक है। यही वाली चीज है। और इशू यही है कि आज की डेट में इसकी पॉपुलैरिटी नहीं है, और बेसिकली इसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट भी नहीं किया गया है। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग कॉस्ट जो है इस कंपोस्ट को बनाने की, वो काफी ज्यादा हाई हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और कोई भी डायरेक्ट इंसेंटिव या सब्सिडी फार्मर्स को प्रोवाइड नहीं की जाती इस कंपोस्ट को परचेज करने के लिए, राइट। और इसकी क्वालिटी जो है वो कैसी है उसके बारे में भी प्रॉपर साइंटिफिक जानकारी भी अच्छे से अवेलेबल नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और कहा जा रहा है कि सिटी कंपोस्ट जो है वो पॉपुलर ऑप्शन नहीं बनता जा रहा है फार्मर्स के लिए, क्योंकि ना फार्मर्स को सब्सिडी नहीं मिल रही है, एक तो महंगा भी है, तो फार्मर्स लेते नहीं है, और उसके बारे में प्रॉपर जानकारी भी नहीं है, तो ये भी एक इशू है। तो इन सब इश्यूज को जो है वो रिजॉल्व करना पड़ेगा, तब जाकर ये पॉलिसी सही तरीके से काम कर पाएगी, राइट। और ये इंडिया के अंदर आज की रेट में बताया जाता है कि हर दिन एवरी डे 1.5 लाख टन सॉलिड वेस्ट जो है वो जनरेट होता है इंडिया के अंदर। इसमें बायोडिग्रेडेबल फ्रैक्शन जो है, यानी कि जो बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जिससे अपन ये कंपोस्ट बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं, तो ये 30 से लेकर 70% तक हम लोग को देखने को मिलता है। अलग अलग इंडियन सिटीज में ये वेरी करता है, राइट। और इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ज्यादा जो है वो पोटेंशियल है इस प्रकार के खाद बनाने का, राइट। तो पोटेंशियल है हमारे पास कि हम वेस्ट से जो है वो खाद बना सकते हैं, बट इशू यही है कि मतलब इसकी मार्केटिंग नहीं हो रही, इसका प्रमोशन नहीं हो रहा, तो वो करना जरूरी है, तब जाकर ये पॉलिसी जो है वो सही तरीके से रिजल्ट जो है वो दे पाएगी, सही तरीके से हम लोग वेस्ट को मैनेज कर पाएंगे। और अनकंट्रोल्ड डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक वेस्ट का ये भी हम लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है डंप साइट पे स्पेशली, राइट। और यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है। तो अगर हम लोग ये इस प्रकार के जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको जल्दी से जल्दी अगर प्रोसेस करके खाद नहीं बनाएंगे, तो ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो करेगा, जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए काफी खतरनाक है, राइट। इससे टेम्परेचर लेवल इंक्रीज होता है, तो ये जो कि क्लाइमेट चेंज पर डायरेक्टली जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगा। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोग को ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए जल्दी से जल्दी और इसके नेगेटिव इफेक्ट को देखते हुए हम लोग को इसको कंपोस्ट में तैयार करना पड़ेगा और इसको प्रमोट करना पड़ेगा, तब जाकर जो है वो चीजें मैनेज होगी दोनों तरफ से। एग्रीकल्चर को भी फायदा होगा, और दूसरी बात, एग्रीकल्चर को फायदा कैसे होगा, ये पूरी ऑर्गेनिक मटेरियल एग्रीकल्चर को मिलेगा एज अ फर्टिलाइजर के तौर पर, तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी प्रमोट करेगा। ये वाली चीज भी आप मेंस में उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, वेस्ट मैनेजमेंट करेगा हमारी कंट्री का। तीसरी बात, ये जरूर लिखिएगा, ग्रीन हाउस गैस, तो आप क्लाइमेट से भी एक टॉपिक को रिलेट कर देंगे। तो देखिए, 3 चीजों को अपन ने रिलेट कर दिया, और यूपीएससी यही डिमांड करती है कि आप कितने डायमेंशंस में एक टॉपिक को कनेक्ट कर सकते हो, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखते हुए पढ़नी है पूरी चीजें, और नेसेसरी एक्शंस लेने की आवश्यकता है कि प्रॉपर तरीके से इनको डिस्पोज करने की, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर्पस के लिए, राइट। तो इसको जो है वो हम लोग काम करें इसके ऊपर, इस पॉलिसी के ऊपर। तो ये है पूरी ओवरऑल चीज। अब यहां पर बात हो रही है हाइब्रिड डेटा वॉरफेयर चाइना के बारे में, तो इसको हम लोग देखेंगे। ये एक इन्वेस्टिगेशन इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा की गई थी एक कंपनी के ऊपर। कंपनी का नाम है, चाइना की कंपनी है, जेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड। याद रखिएगा, ये कंपनी जो है वो चाइना की कंपनी है। चाइना की इस कंपनी का दावा है कि वो पूरे दुनिया भर में मिलियंस ऑफ लोगों लाखों लोगों का डेटा ये कैप्चर करके रखती है, कलेक्ट करके रखती है। और बाकायदा इसने बताया भी हुआ है, और लीगली यानी कि सबके लिए ओपन करके बताया हुआ इसने कि हम लोग जो है वो काफी सारे लोगों को ट्रैक करते हैं,
और काफी जो पॉलिटिशियंस है और बड़े बड़े जो लोग हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इंडिया के अंदर, 10,000 से ज्यादा वो भी इसकी लिस्ट में शामिल है, जिनको ये मॉनिटर करती है। और भी काफी सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया के जिसको इस पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। उन पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के, ऑर्गेनाइजेशन के ये डेटा मेंटेन करके रखती है, राइट। तो जेनहुआ की अगर हम लोग बात करें तो ये मॉनिटर करती है डिजिटल फुटप्रिंट को। डिजिटल फुटप्रिंट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के चलते ये मॉनिटर करती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के तहत या फिर मतलब न्यूज वगैरह जो भी आती पब्लिश होती है न्यूज़पेपर में, तो उसके तहत उन लोगों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट करती है और ये एक इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी अपनी मेंटेन करके रखती है। कुल मिला के इजी तरीके से मैं आपको समझाऊं तो देखो, एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है। अब ये व्यक्ति कहां कहां जा रहा है, तो ये जहां पे जाता है वो वाली डिटेल अपने सोशल मीडिया पे डालता रहता है। ये क्या करते हैं, उस व्यक्ति को ये टारगेट बनाते हैं और ये उन्हीं को बनाते हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, राइट। जैसे कि हमारे मिनिस्टर्स हो गए, जैसे कि कुछ स्टार्स वगैरह हो गए, जैसे कि कुछ पैसे इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह जिनके पास काफी अरबों खरबों रुपए हैं, राइट। तो ऐसे लोगों को ये टारगेट बनाते हैं, तो उनको रिकॉर्ड करते हैं, उनको कि वो कहां पर गए, कहां पर बैठे, किस प्रकार की उनकी एक्टिविटीज है, ये सब चीजें भी इनमें शामिल हो जाती है डेटा के अंदर। ये सब चीजें, क्योंकि कहीं पर भी कोई व्यक्ति जा रहा है तो वो अपने सोशल मीडिया पे उसकी फोटो आ गई, ठीक है, अखबार में फोटो आई खींची, जो भी इसने स्टेटमेंट दिए, तो वो पूरा जो भी एक व्यक्ति से रिलेटेड जो भी चीजें होती है जो पब्लिकली अवेलेबल है, वो पूरी चीजें ये कलेक्ट करके रखती है, राइट। और लाइब्रेरी के अंदर यही सब चीजें इसकी इंक्लूडेड है, जो भी न्यूज सोर्स से चीजें आती हैं, फोरम से रिलेटेड पेपर्स, पेटेंट्स, बिडिंग डॉक्यूमेंट्स, पोजीशन रिक्रूटमेंट की, तो ये पूरी चीज है। यानी कि एक मिनिस्टर है किस पद पर है और पास्ट रिकॉर्ड क्या है उनका, तो पूरी चीज जो है वो एक प्रोफाइल बना के रखती है हर एक इंडिविजुअल का, और ऐसे नामी जामी इंडिविजुअल का ये प्रोफाइल क्रिएट करके रखती है। बट ये तो ठीक है, चलो, क्योंकि ओपनली हो रहा है, ये कोई भी कर सकता है, कोई भी कंपनी कर सकती है, क्योंकि ये डिटेल कोई प्राइवेट डिटेल नहीं है, ये ऐसी डिटेल है जो कि पब्लिक फोरम में अवेलेबल है, राइट, पब्लिकली अवेलेबल है, तो वहां से ये रख रही है अपने पास चीजें। बट चिंता वाली बात ये है कि ये कंपनी के जो कस्टमर्स है वो चाइनीज गवर्नमेंट है, और चाइनीज की जो इंटेलिजेंस है और मिलिट्री उसकी, और भी काफी सारे इसके क्लाइंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिनमें से कि क्योंकि चाइना की कंपनी, और दूसरी बात एक लॉजिक तो आप क्लियर रखना अपने माइंड में कि जो भी कंपनी चाइना के अंदर होगी, ये बात आप मान के चलना कि वो कंपनी अपना डेटा जो होगा वो जब चाइना गवर्नमेंट चाहेगी तब वो उसको उस कंपनी को देना पड़ेगा, वो कंपनी मना नहीं कर सकती। क्योंकि चाइना के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो इस प्रकार के हैं कि चाइना के अंदर जो भी कंपनी स्टैब्लिश होती है, जो भी कंपनी वहां पर रहती है, उस कंपनी को डेटा जो है वो जब भी अगर डेटा या कोई भी चीज अगर चाइनीज गवर्नमेंट मांगेगी तो उस कंपनी को देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देगी तो वो चाइनीज गवर्नमेंट उस कंपनी को जो है वो बंद करवा देगी और उसके ऊपर हैवी पेनाल्टी इंपोज करेगी, ये करने के लिए कि इसने मना कर दिया। क्योंकि उसके एग्रीमेंट में होता है, जब भी कोई बिजनेस स्टैब्लिश होता है, कोई कंपनी चाइना के अंदर स्टैब्लिश होती है, तो पहले वो जो एग्रीमेंट होता है उसमें ये क्लॉज लिखा रहता है कि जब कभी भी चाइनीज गवर्नमेंट मांगेगी कोई भी डिटेल उस कंपनी से, तो उस कंपनी को मना नहीं करना है, देना ही है। तो ये चीज तो आप क्लियर करके रखो, अगर कोई भी कंपनी चाइना के अंदर स्टैब्लिश है तो ये चीज रहेगी कि वो चाइनीज गवर्नमेंट को देगी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके क्लाइंट्स कौन है कौन नहीं है, ठीक है। बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इसके क्लाइंट्स की गिनती में चाइनीज गवर्नमेंट भी है, बट ऑफिशियली जो मैंने भी आपको जो चीज बताई लीगली वो भी आपको पता होनी चाहिए। और इसके टारगेट्स ऐसे इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो पॉलिटिक्स से बिलोंग करते हैं, गवर्नमेंट के से बिलोंग करते हैं, काफी सारे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स भी हैं, राइट। जुडिशरी के लोग, जज वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं, आर्ट से बिलोंग करते हैं, यानी कि काफी सारे जो एक्टर्स वगैरह होते हैं, राइट, स्पोर्ट्स के लोग, बिजनेस के लोग, टेक्नोलॉजी, मीडिया, सिविल सोसाइटी से रिलेटेड जो लोग होते हैं या इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, तो वो इसके टारगेट में होते हैं, राइट। और खतरा यही है कि ये एक प्रकार का हाइब्रिड वॉरफेयर जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। और हाइब्रिड वॉरफेयर का मतलब क्या होता है, नॉन मिलिट्री टूल के उपयोग से ये डैमेज किया जा सकता है। क्योंकि देखो, अब ये डैमेज कैसे होगा, आप बोलोगे कि यार किसी व्यक्ति के इंफॉर्मेशन लेना कैसे डैमेज होता है। ये हाई प्रोफाइल लोग हैं जिनकी ये इंफॉर्मेशन लेते हैं, और अगर ये इंफॉर्मेशन चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसी को प्रोवाइड कराना है, अब किसी व्यक्ति का उठना बैठना जाना, अगर इसका रिकॉर्ड अगर कोई मेंटेन कर रहा है तो उसका पैटर्न सामने वाले को पता लगता है। तो जब भी किसी को उस व्यक्ति को टारगेट करना है, चाहे मरवाना हो या कुछ भी करवाना हो, ये इस तरीके से चीजों को समझो। कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति को मरवाने के पीछे की प्लानिंग क्या होती है, उस व्यक्ति का उठना बैठना रहना, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, उसको पहले देखा जाता है। जो भी मर्डर्स वगैरह करते हैं इस प्रकार के हाई प्रोफाइल लोगों के, तो वो इस पैटर्न को फॉलो करते हैं कि वो व्यक्ति कहाँ जा रहा है, किसके साथ मिल रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, उसका खाने की हैबिट कैसी है, कैसा व्यक्ति है वो, उसका सोशल बिहेवियर कैसा है, पूरी चीजें। एक तो ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई, ऐसे व्यक्ति का डेटा रखकर
अपने पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन रखकर और भी काफी सारी चीजें काफी सारा डैमेज किया जा सकता है। अलग अलग तरीके के डैमेज होते हैं। और हाइब्रिड वॉरफेयर का मतलब ये होता है, हाइब्रिड का एक्चुअल में अगर आप मीनिंग देखोगे तो इसका मीनिंग भी जो होता है वो यही हम लोग को नजर आता है, देखने को मिलता है। मैं आपको दिखाता हूं अगर आ जाए तो, ये देखो मिक्सचर, इसका मीनिंग के अंदर हम लोग को मिक्सचर देखने को मिलता है। ये देखो आप मिक्सचर, राइट, इसका मीनिंग होता है मिक्सचर। तो यानी कि ऐसा वॉरफेयर जो कि मिक्स्ड है, जहां पर ना ही सिर्फ मिलिट्री का उपयोग किया जा रहा है, नॉन मिलिट्री उपयोग से भी लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अब लोगों का इतना सारा डेटा होगा, क्या पता आगे चल के साइबर थ्रेट जो है वो इसके थ्रू प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि इतना सारा डेटा के थ्रू ऑब्वियस सी बात है ये सब, इसमें से काफी कुछ चीजें अगर रिलेट करें तो काफी कुछ चीजें पर्सनल इन्फॉर्मेशन, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। तो उन्हीं सब के थ्रू जो है वो मतलब हैकिंग वगैरह करवाई जा सकती है उनके अकाउंट्स वगैरह की, और इस प्रकार का साइबर थ्रेट किया जा सकता है, राइट। तो ये सब चीजें भी इसमें इंक्लूडेड है। तो बट आपको अभी मोटे मोटे तौर पर ये कंपनी का नाम पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन करी है इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा। तो इंडियन एक्सप्रेस ने प्राइवेटली इन्वेस्टिगेट किया है इस कंपनी को, ठीक है। तो उसका एक आपको जनरल आइडिया होना चाहिए, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। और इस प्रकार का हाइब्रिड वॉरफेयर जो है वो 2006 इजराइल लेबनान वॉर में भी उपयोग में लिया गया था हिजबुल्लाह ग्रुप के द्वारा, और रशिया ने भी यूक्रेन के अगेंस्ट जो है वो किया था ये हाइब्रिड वॉरफेयर। और इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलती है इस प्रकार। कई बार लोगों की फेक इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करा कर कि एक बार कुछ इंफॉर्मेशन मिली इन लोगों को, इन कंपनीज को, तो वो क्या करते हैं उस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके और फेक तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं सबके सामने। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी की अगर आप हिस्ट्री जान रहे हो काफी लंबे समय से, राइट, और जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि काफी सारे हमारे जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं उनके जो पुराने जो वीडियोस होते हैं वो आज की रेट में वायरल हो रहे होते हैं, राइट, क्योंकि वो उस पर आ गए हैं, पावर में आ गए। तो आज की रेट में वो पुराने वीडियो वायरल करने का क्या मतलब है, सामने वाले को बदनाम करना, पुरानी चीजों को बार बार दिखा दिखा कर। तो ऐसी चीजें भी, ऐसी टैक्टिक्स भी खेली जा सकती है ऑनलाइन, राइट, जो कि चल रही है नॉर्मली। हम लोग देख ही रहे, आज भी आप देखते होंगे काफी सारे मिनिस्टर्स को बदनाम करने के लिए ऐसी चीजें होती है, या बदनाम नहीं करने के लिए भी, तो उनका उनका असली चेहरा दिखाने के लिए आप ये मान लो, ये कह सकते हो आप इस प्रकार से भी। तो ऐसी चीजें होती है, लोग ऐसा डेटा मेंटेन करके रखते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं कि वक्त आने पर इसका वो उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीजें हैं इसके बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अमेंडमेंट का, इसको लेकर एक इशू है। इस टॉपिक को भी अपन ने ऑलरेडी 27 अगस्त 2020 को कवर किया हुआ है, जो भी इश्यूज इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड है। तो आप देख लीजिएगा, 37 मिनट 44 सेकंड पे ये वीडियो आपको मिल जाएगा। और अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए क्योंकि तेलंगाना भी इस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अगेंस्ट है, जो ये अमेंडमेंट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का, उसके अगेंस्ट है ये। क्योंकि क्यों अगेंस्ट है, तो आप ये वीडियो जाके देखिए, इसमें मैंने प्रॉपर तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अंदर फार्मर्स को काफी नुकसान होने वाला है, जो गरीब लोग हैं उनको नुकसान होने वाला है, क्योंकि सब्सिडी हटाने की बात की गई है। लेट मी क्लियर यू, सब्सिडी हटाना लिखा है बट देंगे नहीं ये नहीं लिखा। और हटाना और देंगे नहीं में बहुत डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है, गैस का सिलेंडर, वो लाल कलर का सिलेंडर एलपीजी आपके घर पे आता है ना, गैस का सिलेंडर, आप उसमें जो पैसे देते हो तो आप पूरे पैसे देते हो, और आपके बैंक अकाउंट में क्या आती है बाद में, सब्सिडी आती है। तो वही चीज इलेक्ट्रिसिटी में भी होगी। बट द इशू इज कि गरीब लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता है इन हैंड कि वो दे सकें। और भी काफी सारे इश्यूज हैं जो कि आपको इसमें पता लग जाएंगे। तो इसी मैंने उस समय बोला था, इसको लेकर तो काफी प्रोटेस्ट आएगा ही आएगा, पहले भी आ रहा था और अभी भी अगेन ये प्रोटेस्ट जो है वो हम लोग को लगातार देखने को मिल ही रहा है, राइट। तो ये है, इसको जाकर एक बार जो है वो पूरा कवर कर लो, कंप्लीट कर लो। और ये अपना आज का लास्ट टॉपिक था। और आपके लिए आज एक होमवर्क है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, और बीच में जो दो एक होमवर्क मैंने आपको दिए वो तो आप कवर कीजिएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आपको पढ़ना है। जीएस पेपर 2 के अंदर ये टॉपिक आ जाएगा। मुझे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करी थी कि सर यहाँ पे लिख दिया करो पेपर वगैरह, तो मैंने यहाँ पे लिखना आप शुरू कर रहा हूँ कि आपको इस प्रकार से लिखा हुआ भी मिलेगा होमवर्क में भी कि कौन से पेपर से ये बिलोंग करता है। और टॉपिक न्यूज में इसलिए था क्योंकि दरभंगा बिहार में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा। कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है और ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंडर अप्रूव किया गया है, राइट। इसी के अंदर एम्स जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो ये इसके बारे में पढ़िए, ये स्कीम के बारे में, ये योजना के बारे में, और इससे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स बनाइए। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। अब इस पैकेज की बात कर लेते हैं, मंथली पैकेज। जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं इसके डेली बेसिस पर पीडीएफ लेने के लिए, यानी कि मंथली पैकेज ज्वाइन करने के लिए, तो सुनिएगा। देखिए, पीडीएफ जब इसके बाद आपकी आएगी इस लेक्चर्स की, तो आपके पास ये फायदा होने वाला है कि आपको डेली बेसिस पर हैंड रिटन नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे करंट अफेयर्स के। आपके पास रेडी टू रीड मटेरियल आएगा। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है। और डेली आपको पीडीएफ मिलती है लेक्चर्स की, वीकली एक कंपाइलेशन मिलता है, यानी कि पूरे हफ्ते का जितनी भी पीडीएफ होती है उसको एक सिंगल पीडीएफ में कंपाइल करके आपको दिया जाता है, जैसे कि आप रिवाइज करें संडे को,
ये संडे आपका रिवीजन डे होता है और ऐसे ही सेम कंपाइलेशन मंथली मिलता है मंथ के एंड में, जिससे कि आप मंथ के एंड में पूरे जितनी भी न्यूज है उसको रिवाइज कर लें एक सिंगल पीडीएफ को ओपन करके। तो ये 3 आपको इस प्रकार से दिए जाते हैं 3 बार ये। और अगर आपने किसी भी एक टॉपिक को 3 बार पढ़ लिया तो यकीन मानिएगा कि आपने पीछे 5-6 लाख लोगों को छोड़ दिया है। आप टॉप 10,000 की रैंक पे आ जाएंगे यूपीएससी एग्जाम के अंदर। और टॉप 10,000 की रैंक ये होती है कि आपका मेंस में बैठना निश्चित है, कंफर्म है, राइट। तो ये वाली चीज है। तो ये इस तरीके से आपको, इसी तरीके से आपको दिया जाता है जिससे कि आप पढ़ें, आपको रोज मोटिवेट किया जाता है डेली पीडीएफ देके कि आपको, आपके लिए टास्क है कि आपको रात में ये पढ़ना है। तो इस तरीके से आपको रोज आपकी ईमेल्स पर पीडीएफ आती हैं, आप अगर मंथली पैकेज लेते हैं तो। इसके अलावा इतना ही नहीं, आपको जैसे ही मंथ खत्म होता है उसके एंड में आपको एक प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ दी जाती है जिसको आप प्रिंट आउट करा सकते हैं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स हैंडआउट्स रखना पसंद करते हैं अपने हाथों पे। तो आपके लिए अलग अलग इंग्लिश हिंदी अलग अलग फॉर्मेट में पीडीएफ मिलती है और जितना भी आपको पूरा मटेरियल मिलता है सबका सब बाइलिंगुअल मटेरियल होता है। कॉस्ट रखी गई है मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड पूरी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिखी हुई है, पूरा पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन पे A to Z डिटेल मेंशन है कि आपको किस प्रकार से पेमेंट करना है, कौन से अकाउंट में पेमेंट करना है, पेमेंट करने के बाद आपको कौन सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, और उस फॉर्म को आपने भर दिया तो 24 घंटे के बाद आपको पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएंगी। 24 घंटे के अंदर अंदर, वैसे तो मुश्किल से 4-5 घंटे में मिल ही जाती है सभी स्टूडेंट्स को। और आप चाहें तो एक साथ दिसंबर तक भी पेमेंट कर सकते हैं अगर आपको अवॉइड करना है हर महीने पेमेंट्स करना तो। इसके अलावा जैन से जुलाई तक का अगर मटेरियल चाहिए तो 300 रुपए में मटेरियल अवेलेबल है। इससे रिलेटेड पूरा वीडियो भी बना हुआ है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। चैनल का नाम करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा है। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। इसी नाम से टेलीग्राम का भी चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरे नाम को सर्च करके। तो चलिए अब मिलेंगे हम लोग कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।